नहीं पूछो। लास्ट वीडियो में हमने देखा था इतिहास हिस्ट्री के बारे में, लेसन 1 में किस तरह से इतिहासकारों ने, हमारे हिस्टोरियंस ने हिस्ट्री को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था। एंसेंट हिस्ट्री, मॉडर्न मिडिवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री। प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। तो हम अब स्टार्ट करते हैं आधुनिक इतिहास के बारे में और अधिक जानने का प्रयास करते हैं। डिटेल पर्सपेक्टिव ऑफ मॉडर्न एरा, यानी मॉडर्न एरा, आधुनिक इतिहास के परिप्रेक्ष्य में हम कुछ जानेंगे। टाइम फ्रेम एंड ओवरव्यू, क्या ड्यूरेशन था टाइमिंग का, क्या क्या घटनाएं घटित हुई, किस तरह से और कब तक ये चीज़ें चलती रहीं। एज स्टेटेड अर्लियर, it is evident that time frame with respect to India and rest of the world is quite different। अगर हम प्राचीन समय को देखें, अपने आधुनिक इतिहास के प्रारंभ को देखें तो पूरे विश्व में एक ही जैसे सिस्टम नहीं थे, हर जगह अलग अलग चीज़ें हो रही थी। ड्यूरिंग 16th सेंचुरी, हम 16वीं सदी की अगर बात करते हैं, वाइल वी वर अंडर द रूल ऑफ मुग़ल एम्परर, तो हमारा भारत जो था वो मुग़ल एम्परर के अधीनस्थ था, यानी उसके या ऐसे कह सकते हैं कि गुलाम था। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड वॉज अंडरगोइंग द रिवोल्यूशनरी एज चेंज, और बाकी जो विश्व के देश थे वो एक क्रांतिकारी परिवर्तन की तरफ अग्रसर थे, यानी अन्य देशों में क्रांतिकारी परिवर्तन हो रहे थे, जिसमें टर्की, आयरलैंड, चाइना, जर्मनी, फ्रांस, यूएसए एंड रशिया आर द एग्जांपल्स ऑफ सच कंट्रीज़। उन देशों में जो क्रांतिकारी परिवर्तन जहाँ पे हो रहे थे, उन देशों में ये सब शामिल थे। द ग्रेटेस्ट डिफरेंस लीज इन द स्पीड ऑफ डेवलपमेंट इन डिफरेंट कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड। सबसे बड़ा जो परिवर्तन का जो सबसे बड़ा कारण था वो क्या था, हम चलते हैं बात करते हैं। वाइल वन पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, जो विश्व का एक हिस्सा था, वॉज अंडर गोइंग रैपिड सिविलाइजेशन, जो कह सकते हैं हम सभ्यता, सिविलाइजेशन में सभ्यता, एक सभ्यता के दौर से गुजर रहा था, बहुत तेज़ी से वहाँ सभ्यता का विकास हो रहा था। अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड वर स्टिल इन देयर अनडेवलप्ड स्टेट, और अन्य जो भाग थे विश्व के वो अनडेवलप्ड या अविकसित देशों में शामिल हो गए थे। द डिफरेंस स्टिल परसिस्ट, जो कारण था इन सम कंट्रीज़, कुछ देशों में, पीपल एंजॉइंग देयर लाइफ इन लैविश मैनर, जो वहाँ के लोग थे वो बहुत ही आरामदायक जीवन जी रहे थे। लैविश मतलब खर्चीला होता है, तो आरामदायक जीवन जी रहे थे। बट इन सम पार्ट ऑफ द अफ्रीका एंड एशिया, लेकिन अफ्रीका और एशिया के कुछ भाग, पीपल लिविंग वेरी पुअर लाइफ स्टाइल, लोग बहुत ही दयनीय स्थिति में अपना जीवन यापन कर रहे थे। हेयर वी विल हैव अ ग्लैंस ऑफ द पोजीशन ऑफ इंडिया, यहाँ पे दिखाया जाएगा भारत की स्थिति क्या थी, एज वेल एज एशिया ड्यूरिंग मॉडर्न एरा। एशिया मॉडर्न है, आधुनिक भारत में एशिया, आधुनिक इतिहास में एशिया, है ना। नादिर शाह एंड अहमद शाह अब्दाली, जो दो व्यक्ति थे, नादिर शाह एंड अहमद शाह अब्दाली, अटैक्ड इंडिया, भारत पर आक्रमण करते हैं, एंड मुग़ल एम्परर्स वॉज गिवन द लास्ट शॉक, और मुग़ल एम्परर को जो अंतिम झटका लगता है क्या, आफ्टर द रूल ऑफ औरंगजेब के रूल के बाद, द लास्ट पावरफुल मुग़ल एम्परर, जो औरंगजेब था, बड़ा ही महान शासक था मुग़लों के लिए, ये नहीं कह सकते हमारे भारत का, नहीं, मुग़लों का महान शासक था, बड़ा ही पावरफुल था, शक्तिशाली था। पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस स्टार्ट इन इंडिया, अब क्या था, भारत में राजनीतिक जो परिवर्तन होना शुरू हुआ था, बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम आ गई थी। एज अ रिजल्ट, कारण क्या हुआ, स्टेट लाइक अवध, बंगाल एंड हैदराबाद डिक्लेयर देमसेल्व्स एज इंडिपेंडेंट स्टेट। तो क्या परिणाम क्या निकला, बंगाल, अवध एंड हैदराबाद अपने आप को स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिए, ठीक है, तो या फिर कह सकते हैं स्वतंत्र घोषित करने की डिमांड करने लगे। द सिख ऑल्सो प्रोक्लेम्ड, सिखों ने भी एक अपना स्वतंत्र, देमसेल्व्स इंडिपेंडेंट, अपने आप को स्वतंत्र कर दिया। द मराठास बिकम पावरफुल, मराठा पावरफुल थे, बन रहे थे, ठीक है। बट इन 1701 में, अंडर द पेशवा के नेतृत्व में, दे लॉस्ट देयर स्ट्रेंथ इन द बैटल ऑफ पानीपत। बैटल ऑफ पानीपत कब हुआ था, 1761 में। तो उस समय
3 हुए थे पानीपत के युद्ध, तो आगे डिस्कस होगा नेक्स्ट चैप्टर में, ठीक है। मिडिल एरा जो मध्य काल था, इंडिया वॉज फुल ऑफ रिसोर्सेज, भारत में बहुत सारे संसाधन थे। हैंस बिजनेस इंटरेस्ट मेड द पुर्तगीज, इस तरह से विदेशियों का आना जाना लगभग शुरू हो गया था। पुर्तगीज, द डचेस, द फ्रेंच एंड द ब्रिटिश टू इस्टेब्लिश देयर ट्रेडिंग कंपनीज इन इंडिया। अब क्या था, विदेशियों का आना जाना भारत शुरू हो गया, तो उन्होंने अपना व्यापारिक गढ़, कोठियाँ, व्यापारिक गढ़ बना दिया भारत को, यानी भारत में अपने व्यापार को इस्टेब्लिश कर दिया। मिडिल एरा इंडिया वॉज फुल ऑफ द ब्रिटिश एंड फ्रेंच वर वेरी स्ट्रांग एंड वर रिवल्स इन ट्रेड। उस समय क्या थे, ब्रिटिश और फ्रेंच बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली थे, बहुत ज़्यादा ताकतवर थे, उन्होंने अपने ट्रेड को और ज़्यादा बढ़ाया। आफ्टर द थर्ड कार्नेटिक वार, थर्ड कार्नेटिक वार के विषय में भी, कर्नाटक युद्ध के विषय में भी नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे, यहाँ थोड़ा सा डिस्प्ले किया गया है। आफ्टर द थर्ड कार्नेटिक वार, तीसरे कार्नेटिक युद्ध के बाद, ब्रिटिश इमर्ज विक्टोरियस एंड एस्टेब्लिश देयर पावर इन इंडिया। ब्रिटिश क्या हुए, अपने आप में विजेता हो गए, वो विजय घोषित हो गए उनके, और अपने पूरी तरह से अपने शक्ति को भारत में स्थापित कर दिया। द बैटल ऑफ प्लासी एंड बैटल ऑफ बक्सर, जो बैटल ऑफ प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध था, ये क्या किया, ब्रिटिशर्स को, मास्टर ऑफ बंगाल, इसने क्या किया, मीर कासिम, मीर जाफ़र वगैरह थे उस समय, तो उन्होंने क्या, ब्रिटिश क्या हुए उस समय, बंगाल के नवाब के रूप में बन गए, यानी पूरे बंगाल में इनका आधिपत्य स्थापित हो गया था। ग्रेजुअली दे टुक सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया अंडर देयर कंट्रोल। अब क्या था, पूरा भारत का मध्य भाग इनके कंट्रोल में आ गया था, इनके कस्टडी में आ गया था। टिल नाउ, तब तक द ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रांसफर्ड फ्रॉम अ ट्रेडिंग कंपनी टू पॉलिटिकल पावर। आ नहीं लगेगा यहाँ पे क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है। क्या कह रहा है, द ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रांसफर्ड फ्रॉम, ईस्ट इंडिया कंपनी परिवर्तित कर दी किसमें, ट्रेडिंग कंपनी टू पॉलिटिकल पावर, व्यापारिक कंपनी को राजनीतिक सत्ता में परिवर्तित कर दिया गया। इट मीन्स उनके हाथ में सब कुछ हो गया। अब वो भारत की पर्सनल चीज़ों में भी अपना इंटरफेरेंस शुरू कर दिए। द एक्सप्लॉयटेशंस नेचर ऑफ कंपनी, जो इनका शोषण करने का जो व्यवहार था, किनका, ब्रिटिशर्स का। गवर्नर लेड टू डेवलपमेंट ऑफ कॉमन सेंटिमेंट ऑफ पब्लिक, वो क्या करने लगे, अब जो आम जनता थी भारत की, उनके ऊपर हावी हो गए। अब क्या हुआ, वो कॉमन पीपल्स, हमारे जो भारत के सिटीजन्स थे इन दैट टाइम्स, तो वो क्या हुए, अंग्रेजों से नफरत करने लगे। अब एट द हाउ एनी कॉस्ट ही वॉज वांटेड टू थ्रो आउट ब्रिटिशर्स, बट दे हैड नो चांस, they have no power. Who has no power? Indian has no power. So next what happened, we can discuss there. Colonialism, उपनिवेशवाद, उपनिवेश बन गया। क्या था, न्यू आइडियाज ऑफ colonialism arised, एक उपनिवेश का जो नया तरीका सूझा। अ कॉलोनी इज अ कंट्री, कॉलोनी क्या होती है, इज अ कंट्री विच इज डोमिनेटेड बाय अनदर मोर पावरफुल कंट्री। एक कॉलोनी कंट्री जो होती है, कंट्री जो होती है दूसरे पावरफुल कंट्री के द्वारा उसके शक्ति के अधीन हो जाती है। द कंट्री दैट सबजगेट्स इन द इम्पेरियलिस्ट और मदर कंट्री, यानी उसकी जो जनता होती है वो दूसरे देश की जनता के प्रति, दूसरे देश के अधिपति या सम्राट के प्रति पूरी तरह समर्पित हो जाती है, उन्हीं के अधीन हो जाती है। सो इंडिया वॉज ए ब्रिटिश कॉलोनी इन 18th सेंचुरी। तो इस तरह से भारत 18वीं शताब्दी में क्या हुआ, पूरी तरह से ब्रिटिशर्स के अंडर कंट्रोल, अंडर कस्टडी में पहुंच गया। हम बात करते हैं भारत जो था उपमहाद्वीप, क्या था, द वर्ड इंडियन सबकॉन्टिनेंट्स मीन्स दैट द एरिया विच आर जोग्राफिकली लोकेटेड ऑन द इंडियन प्लेट। जो वर्ड है, शब्द है इंडियन सबकॉन्टिनेंट, इसका मतलब है वह स्थान जो भारत के एरिया को लोकेट करता है। कहाँ पे, भारत एक विश्व के नक्शे में। इट इंक्लूड्स इंडिया, इसमें शामिल थे इन भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका,
श्रीलंका ऑलरेडी हो चुका है, एंड मालदीव। जोग्राफिकल इंडियन सब कॉन्टिनेंट में बी डिवाइडेड इनटू हिमालयन स्टेट। इनको हिमालयन स्टेट्स, क्योंकि अपने भारत के उत्तर भाग में हिमालय पर्वत था है, तो अपने भारत का हिस्सा था एक समय था, तो इसलिए इसको हिमालयन स्टेट्स कहा गया। पेनिनसुलर इंडिया, डेक्कन प्लेट्यू एंड इंडियन ओशियन। सब कॉन्टिनेंट इज द रीजन विच इज जियोग्राफिकली कट क्लियर फ्रॉम रेस्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट। सब कॉन्टिनेंट इज द रीजन, यह वह स्थान है विच इज जियोग्राफिकली, जो भौगोलिक तौर से कट क्लियर फ्रॉम रेस्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट, जो सब कॉन्टिनेंट से अलग हो गया। इंडिया इज़ अ वेरी ह्यूज, ऑलमोस्ट लाइक ए कॉन्टिनेंट। इंडिया एक बहुत ही बड़ा था है। सो इट केम टू नो एज द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, इसीलिए इसे भारतीय उपमहाद्वीप के नाम से जाना गया। आप उस समय के भारत के नक्शे को देख सकते हैं, ये जो आपका ग्रीन ग्रीन पार्ट दिख रहा है पाकिस्तान है, लेकिन दैट टाइम इट वॉज अ कॉम्बिनेशन ऑफ द इंडिया। दैट्स लाइक आप देख रहे हैं बंगाल को बांग्लादेश को देख रहे हैं, ये भी अपने भारत का हिस्सा था। तो इस तरह से आगे हम देखते हैं टिल द 19th सेंचुरी। 19th सेंचुरी में इंडिया वॉज अ ग्रुप ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स ऑफ किंगडम्स और किंगडम्स। अब भारत क्या था, ये कई सारे स्वतंत्र राज्यों का एक समूह बन गया था। इन दीज स्टेट्स द रूलर वर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटीरियर एडमिनिस्ट्रेशन। इन दीज स्टेट्स, इन राज्यों में जो शासक थे वो रिस्पॉन्सिबल थे अपने अपने एरियाज़ के। दीज स्टेट्स वर नोन एज प्रिंसली स्टेट बाय द ब्रिटिश। इन स्टेट्स को प्रिंसली स्टेट बाय द ब्रिटिश के नाम से जाने लगा। दीज रूलर, जो शासक थे, हैविंग डिफरेंट ऑनररी टाइटल्स, उनके पास अलग अलग एक अपने नाम के आगे टाइटल लगा, जैसे महाराजा, राजा, महाराणा, राणा, निजाम, बादशाह एंड अदर सच टाइटल्स विच मीन्स किंग इन डिफरेंट लैंग्वेज। इन सब का मतलब है राजा ही हुआ अलग अलग भाषाओं में। देयर स्टेट विच वर डायरेक्टली रूल्ड बाय द ब्रिटिश कॉल्ड प्रोविंस। वह राज्य जो डायरेक्टली यानी प्रत्यक्ष रूप से किसके द्वारा, ब्रिटिशर्स के द्वारा जो राज्य अंडर में थे, जैसे बंगाल एंड ओडिशा, इनको प्रोविंस बोलते थे। द लार्जर प्रोविंसेस बॉम्बे, मद्रास एंड कलकत्ता वर नोन एज प्रेसिडेंसीज। जो उस समय के सबसे बड़े प्रोविंसेस थे उसमें बॉम्बे, मद्रास एंड कलकत्ता थे, जिनको प्रेसिडेंसीज कहते हैं। There were many new additions to the landscape under the British. बहुत सारे नए नए परिवर्तन हुए। Almost all the new cities had a church, clock tower, a post office, a railway station, a public library, a telephone exchange, a school, a college, a radio station, office buildings, a museum, police station, a theatre, and some colonial bungalows. The rural area had good roads, colonial houses and सर्किट हाउसेज। अब देखते हैं हम आगे क्या होता है। देयर वर मैनी, जो बहुत सारे परिवर्तन हुए ब्रिटिशर्स के राज्य में। ऑलमोस्ट ऑल न्यू सिटीज़ हैड, और सारे जो नए नए शहर थे उनमें नई नई चीज़ें विकसित होने लगी, जैसे चर्च बन गए, क्लॉक टावर बन गया, घंटाघर जिसको कहते हैं हम लोग, पोस्ट ऑफिस हो गया, रेलवे स्टेशन। हाँ, डलहौजी ने रेलवे का भारत में लाने का इनका बहुत बड़ा श्रेय था। पब्लिक लाइब्रेरी हो गई, जो पुस्तकालय है, टेलीफोन एक्सचेंज जो आज हम देख रहे हैं, स्कूल कॉलेजेस, सब अंग्रेज़ों की ही देन थी, नो डाउट। रोड्स वगैरह, अच्छी रोड्स, कॉलोनी हाउसेज, सर्किट हाउसेज, जैसे हम लोग के डीएम, एसडीएम या प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर वगैरह आते हैं, सीएम वगैरह आते हैं तो सर्किट हाउस में रुकते हैं। आपके इलाहाबाद में भी, प्रयागराज में भी सर्किट हाउस है। तो इस तरह की चीज़ों का विकास किससे के द्वारा हुआ? ये सब अंग्रेज़ों के द्वारा किया गया। द ब्रिटिश एंड, ये हमारे, एक बात आप क्लियर करिएगा, रखिएगा, ये जितने भी कॉलोनीज, जितनी भी चीज़ें बनाए थे, ये इंडियंस के हेल्प के लिए नहीं बनाए थे, ये खुद के प्रॉफिट के लिए बनाई गई थी। बट उनके जाने के बाद हमारी हो गई है। द ब्रिटिश एंड यूरोपियंस यूज हिल स्टेशन एज अ प्लेस इंटरटेनमेंट। दे ऑल्सो होल्डिंग गेम खानाज, पोलो, क्रिकेट एंड फुटबॉल मैचेस। ये
जो हिल स्टेशंस का इन्होंने निर्माण कराया था, जो बनाया था, इसमें क्या करते थे, अपने मनोरंजन के लिए जाते थे। जैसे हम लोग पार्क में हो गया या पिक्चर हॉल में चले गए, अपने इंटरटेनमेंट पिकनिक के लिए जाते हैं। इसी तरह से इंग्लिश जो थे, अंग्रेज़ जो ब्रिटिश जो थे, ये क्या करते थे, यूरोपियंस जो थे, ये क्या करते थे, एंटरटेन के लिए, जब वो अपने कामों से उलझ के परेशान हो जाते थे तो अपने सेल्फ एंटरटेन के लिए इन सब जगहों पे जाते थे और यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग जो एंटरटेनमेंट्स के चीज़ें हुआ करती थी उसके अकॉर्डिंग वर्क किया करते थे। आई होप्स आपको इतना समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे देखेंगे।